हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने फार्माकोग्नोसी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसमें हम कुछ बातें बताएंगे जो आपको पास होने में और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। बाकी जिन लोगों को इस कॉग्नोसी के इतने सारे ड्रग्स हैं, उनके बारे को इन सब याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है जो हम वीडियो के बीच में बताएंगे और वो पीडीएफ के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो को जो है देखना है, ठीक है। बाकी ढूंढ लेना आप कहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम पहले अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके जो 2 मार्क्स क्वेश्चन थे इन सभी को सॉल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे आपको एग्जाम में लगेगा क्या। बाकी बीच बीच में आपको टिप्स जो है देते रहेंगे। बाकी इसके जो लॉन्ग वाले होंगे उनका सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो पहले आप फायदे समझो कि आखिर ये पढ़ने के हमारे फायदे क्या हैं। तो पहली बात, जो भी हमारे ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले या वेरी शॉर्ट वाले, ये हमारे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सभी से कवर किए गए हैं। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी यूनिट है हमारी, उन सभी का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको हर यूनिट के बारे में कुछ ना कुछ बातें पता होंगी। तो अगर एग्जाम में किसी के बारे में कुछ भी आता है तो आप बड़े आराम से उसके बारे में लिख आएंगे। और अगर आप पूरी के पूरा लिख कर आते हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ रिलेटेड, तो आप पास तो बड़े आराम से हो जाएंगे। तो पास होने की टेंशन तो खत्म आपकी इस वीडियो देखने के बाद। बाकी जो 2 मार्क्स के हैं इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज मिल जाएंगे, करीब 4 से 5 क्वेश्चन, तो हाफ मार्क्स तो आप उसी में ले सकते हैं। और बाकी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन सबको सॉल्व करने में भी ये सारी चीजें हमारी हेल्प करने वाली है। तो इसीलिए बस आपको जो है वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है कैसे क्या बातें हो रही हैं। तो यहां पर हम समझते हैं अपना पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेना। तो पहले समझो मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं। तो देखो, हमारे जो प्लांट्स हैं या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उन सब के अंदर साइकिल चलती रहती है, कुछ मेटाबॉलिक पाथवे, जिनके अंदर क्या होता है, हमारी चीजें, मतलब जैसे ग्लाइकोलिसिस है, हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह बन रही है। प्लांट्स के अंदर भी कुछ सिग्मिक एसिड साइकिल है, ये सब है। तो उनमें क्या होता है कि मान लो कभी हमारी ए से मान लो बी बनी, बी से हमारी सी बनी, सी से हमारी डी बनी। तो इस तरह की सारी रिएक्शन चलती रहती है, किसी से कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है। तो जो भी हमारे ये आपको इंटरमीडिएट्स दिख रहे होंगे या जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये सारे के सारे हमारे मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर बिलोंग करते हैं। तो मेटाबोलाइट्स आपको समझ आ गया। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो मेटाबोलाइट्स है वे बेसिकली 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब बनते हैं, सॉरी प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो प्राइमरी का मतलब समझो क्या है कि दीज आर दोज मेटाबोलाइट्स व्हिच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब देखो, ये जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारा प्लांट्स है वो भाई ग्रो करता है, बड़ा होगा, छोटा था, अपने आप को डेवलप भी करता है। जैसे पहले छोटा था, कुछ नहीं दे रहा, डेवलप किया, फल फ्रूट्स दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है। तो मतलब ग्रोथ, डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है। 1-2 पहले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो है चलती रहती है। तो इन सब में हमारे इन मेटाबोलाइट्स का रोल होता है। तो जो मेटाबोलाइट्स हमारे प्लांट्स के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और रिप्रोडक्शन है, उसमें अगर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो मेटाबोलाइट्स हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। सिंपल सा इतना फंडा है। और सेकेंडरी का मतलब क्या है कि जो मेटाबोलाइट्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में अपना हिस्सा नहीं ले रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी किधर भी पूछी जा सकती है। एग्जांपल समझो प्राइमरी की क्या है, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, विटामिन, अमीनो एसिड, हार्मोन, ये हमारे हैं। और आपको पता होगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एक ग्रोथ हार्मोन था प्लांट्स के लिए, तो उसमें हम इसको अलग बढ़ा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारी जो प्लांट्स के अंदर ही बन रही है और प्लांट्स के अंदर बन के प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। अब बात करें सेकेंडरी की, तो ये हमारे पहली बात की इसी प्राइमरी के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी है वो डायरेक्टली हमारे प्लांट्स के अंदर नहीं बनते, जो हमारे में प्राइमरी बन गए हैं उन्हीं के द्वारा हमारे बाद में क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाए जाते हैं। और इनका बेसिकली फंड आपको पता ही कि ये हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं देते। तो फिर सवाल आता है कि आखिर ये करते क्या है, हमारे प्लांट्स के अंदर होते क्यों है। तो ये हमारे प्लांट्स के अंदर एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम। यानी कि ये हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन देते हैं बाहर की चीजों से, एनवायरमेंट से, उसको बचा के रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा एल्कलॉइड्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गया, ग्लाइकोसाइड। अब एक आपके लिए टिप्स यहां आती है कि जैसे मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी का यूज लिखना है या किसी के बारे में कोई भी कहानी लिखनी है, तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है टोटली हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर है। तो यहां पर किसी के ऊपर भी आए, एल्कलॉइड्स के ऊपर, स्टेरॉइड या किसी के ऊपर भी आए, आप एक पॉइंट ये ऐड कर देना वहां पर कि ये जो भी चीजें हैं ये हमारे प्लांट्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये हमारे प्लांट्स में डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आपको मिल गया जो आप किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हो और वो पॉइंट आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह 2-4 पॉइंट आपको
और मिलेंगे, तो ये चीज आपको एग्जाम में आपकी कॉपी को इफेक्टिव बनाने में और पास होने में बहुत हेल्प करेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे एक्चुअल में क्या है, ये चीज आपको यहाँ बतानी है। तो देखो ये मैंने अभी आपको यहाँ बताई कि ए से बी बना, बी से सी, सी से डी, और हमारा फाइनली एक एंड प्रोडक्ट बन गया। तो जो भी हमारी पूरी की पूरी सीरीज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारी है, उनकी मिलाकर एक हम पूरी बोले तो ये हमारी जो सीरीज होती है, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। अब सीरीज तो हो गई, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे क्यों हुआ, क्योंकि ये एक तो हमारे प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, दूसरा ये किसी ना किसी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं है कि बोला होगी क्या है हमारा कि ये लिंक्ड सीरीज होती है हमारी, और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, मान लो जो स्टार्टिंग मटेरियल उसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं, जो बीच की चीज है उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो फाइनल चीज है उसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सब हमारे इसके अंदर होते हैं। और एक और चीज यहाँ मैंने आप लिख देना कि ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में तब आएंगे जब ये हमारे किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को बना रही है। तो एग्जांपल जैसे हमारी सिग्मिक एसिड पाथवे हो गई, या एसीटेट पाथवे हो गई, या अमीनो एसिड पाथवे हो गई, तो जो भी हमारी पाथवे, ये हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज कहलाती है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट यूनिट में अपने पढ़ रहे थे। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट, ये थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मिक एसिड। तो ये कई बार एक आता है, तो आपको इसको करना है। तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको आप याद कर लो। यहाँ पर 3 हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, ये बन गया, और यहाँ पे COH है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मिक एसिड। बाकी हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट। देखो ऐसा नहीं है 2 में केवल इतना नहीं आएगा, आपसे 2-3 स्ट्रक्चर एक साथ पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। फिर आता है फोर्थ में हमारा राइट सिग्निफिकेंस ऑफ एसीटेट या अमीनो एसिड पाथवे। तो आपको जहां पे 2 साइकिल है, एसीटेट है और एक अमीनो है, तो आपको इनके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। तो देखो अमीनो एसिड को हमने आगे क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो वहां से आप इसको लिख लेना। अभी हम जो है एसीटेट पाथवे को समझ लेते हैं। तो जो हमारी एसीटेट मेवलोनेट पाथवे था, इसको आपको पता होगा क्या, ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में काम आ रही है। देखो सिंपल है, हमारी जो पूरी यूनिट है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कहीं भी कोई भी पाथवे आप लिख देना कि ये हमारी बॉडी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने का काम करती है। और जो हमारी वो थी सिग्मिक एसिड वाली, वो हमारे में क्या कर रही थी, वो हमारे में अमीनो एसिड बना रही थी, जो फर्दर हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहे थे। तो ओवरऑल हमारे में देखा जाए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में ही जितनी भी हमारी साइकिल्स है, पाथवे है, उनका यूज रहता है। एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर आइसोप्रीनोइड्स हो गए, या स्टेरॉइड्स हो गए, या हमारे एल्कलॉइड्स हो गए, या हमारे टर्पिनोइड्स हो गए, इसी के द्वारा हमारे टर्पिनोइड्स बनते हैं। जैसे आइसोप्रीनोइड्स से हमारे टर्पिनोइड्स बनते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए हमारी जो ये पाथवे है, एसीटेट मेवलोनेट पाथवे, ये हमारी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी चीज जैसे हमारा फैटी एसिड हो गया या पॉलीकेटाइड्स हो गए, इन सबको बनाने में भी ये हेल्प करता है। बाकी इसमें जो मेन हमारी चीजें होती हैं बनने वाली, वो हमारी होती है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP। और ये एक हमारा कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। और मैं यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। IPP बोलते हैं इसको, यानी कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, और ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। सॉरी, इसको आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन यूनिट। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत फॉस्फेट वगैरह जोड़ देंगे, तो हमारे आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। तो ये केवल आइसोप्रीन फॉस्फेट है, और इसी के द्वारा हमारे जो बाकी के टर्पेनोइड्स हैं वो हमारे बनाए जाते हैं। तो जो हमारा एसीटेट पाथवे, इसमें हमारे बेसिकली 2 चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा IPP और एक आपको मिलता है DMAPP, यानी कि डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जहाँ केवल फॉस्फेट, यहाँ पायरोफॉस्फेट, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो ये हमारा आएगा पायरोफॉस्फेट। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बना रहे हैं, जैसे हमारे टर्पेनोइड्स हो गए, आइसोप्रीनोइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, फैटी एसिड हो गए, पॉलीकेटाइड्स हो गए। और इसमें बेसिकली 2 मेन चीजें हमारी आती हैं, एक हमारा आता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, एक हमारा आता है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों चीजें मिलकर हमारी फर्दर क्या करती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है 5th वाला, ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ मेवलोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेवलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारा मेवलोनिक एसिड है। और इसी के बाद फर्दर हमारी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया IPP DMAPP, वो हमारी इसी के बाद जाके बनती है, जाके वो आप आगे डिटेल्स में देख लेना, या फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म। तो यहाँ पर आपके सामने 3 टर्म है। तो एक बेसिकली देखा जाए तो किसी की भी आपके सामने डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग से पढ़ना है। पहला हमारा है सस्क्यू टर्पिन, दूसरा हमारा आइसोटॉप्स, तीसरा हमारा है बायोजेनेटिक स्टडीज, ठीक है। तो आइसोटॉप में बेसिकली हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के बारे में पूछते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो सस्क्यू टर्पिन की बात की जाए तो ये एक तरह से हमारा जो टर्पिनोइड्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है। अब टर्पिनोइड्स में यहाँ पे बताऊं, ये हमारे आइसोप्रीन यूनिट है, इसमें हमारे 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं 5 कार्बन जो आइसोप्रीनोइड होते हैं, इन्हीं का यूज करके हमारे जो टर्पेनोइड्स है वो हमारे बनाए जाते हैं। तो जब हमारे ये जो हमारे आइसोप्रीन यूनिट है, ये जब हमारे 3 बार जुड़कर आपस में एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्क्यू टर्पेन। यानी कि हमारे 3 आइसोप्रीन यूनिट को कंटेन करती है हमारी सस्क्यू टर्पेन। और देखा जाए तो ये हमारी क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये आप लिख सकते हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो ये हमारी क्या करेगी, प्लांट्स में प्रोटेक्शन का काम करेगी, ये आप लिख सकते हो। तो वही बातें हैं, घूम फिर के आप यहाँ पे लिख सकते हो, और आपका मार्क्स
सा आप लाइन लिख दोगे, क्योंकि लाइन वैलिड है एकदम जो आप लिख रहे हो, और आपका पेज भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो बड़े आराम से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी एक दो इंपॉर्टेंट बात, जैसे इसमें ये फॉर्मूला होता है 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ये आप लिख दोगे, आपके बहुत ही इफेक्टिव मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा असाइक्लिक और कंटेन रिंग्स, मतलब रिंग वगैरह को ये कंटेन करता है। और बाकी देखा जाए तो ये हमारे हायर प्लांट्स में मिलता है और कुछ हमारे इनवर्टिब्रेट्स में भी मिलता है। जैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आप देख सकते हो ना, छोटे मोटे एनिमल्स रेंगने वाले होते हैं, उन सब में ये भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी बहुत से हमारे एसेंशियल ऑयल होते हैं, उनके अंदर भी हमारे ये सस्क्यूटर्पिन जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे, देखो 3 चीजें थी, सस्क्यूटर्पिन। अब आइसोटोप की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो आइसोटोप बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास हमारी क्या है, एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या है, 2 हमारा एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह हमारे ये कहलाते हैं आइसोटॉप। अब बात आती है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो ये आइसोटॉप की तरह सेम होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव वाले हमारे होते हैं अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने आप में क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, यानी कि अपने अंदर से क्या निकालते हैं, रेडिएशन को निकालते हैं। तो जो हमारे ये फिनोमेना है, यानी कि कोई भी हमारा जो कंपाउंड है वो अगर अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो वो पूरा फंडा हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला कहलाता है। और ऐसे हमारे पूरे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। तो यही हमारा सिंपल फंडा था। एग्जांपल हो गया 14C। अब नॉर्मली देखा जाए तो 12 होते हैं नंबर, एक हमारा आइसोटॉप हो गया 13, लेकिन जो रेडियो एक्टिव वाला वो स्पेशली बना है और वो हम लोग मतलब खुद बनाते हैं इन्हीं रेस वगैरह के द्वारा। तो ये हमारा हो गया 14 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 32 फॉस्फेरस, और ये एक हमारा 131 आयोडीन, और ये हमारा एंटी डायबिटिक वाले उसमें भी यूज होता है, शायद आपने वहां पे पढ़ा होगा, या थायराइड वाले में हमारा ये यूज होता है, एंटी थायराइड की तरह। तो इस तरह हमारी ये चीज काम आती है। थर्ड हमारी इंपोर्टेंट डेफिनेशन आती है डिफाइन बायोजेनेटिक स्टडी। तो देखो हमारा जो सिलेबस था उसमें यहाँ पर स्पेशली दिया गया था क्या, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हम यूज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए बायोजेनेटिक स्टडी। तो अब हमको पढ़ना है कि एक्चुअल में बायोजेनेटिक स्टडी हमारी है क्या। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थी उनकी सिंथेसिस हो रही थी, उसके बाद प्राइमरी से हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे उनकी सिंथेसिस हो रही थी। तो इन सब के बारे में स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक स्टडी बोलते हैं। तो कैसे डेफिनेशन बना सकते हो कि द स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन लिविंग बीइंग थ्रू वेरियस बायोसिंथेटिक पाथवे। जो पाथवे मैंने आपको बताया, सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया, एसिटेट पाथवे हो गया, अमीनो एसिड पाथवे हो गया, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इन सब में जो स्टडी करते हैं वही हमारी बायोजेनेटिक स्टडी कहलाती है। नाम से पढ़े तो बायो प्लस जेनेटिक, जो बायो मतलब किसी लिविंग बीइंग्स के अंदर और जीन्स वगैरह प्रोड्यूस, यानी कि कोई नई चीज हमारी बन रही है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, अमीनो एसिड बन रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स बन रहे हैं, आइसोप्रीन एल्कलॉइड्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में स्टडी हमारी क्या कहलाती है, बायोजेनेटिक स्टडी कहलाती है। ठीक है, सिंपल है। बाकी जो हमारा ये वाला टॉपिक था, तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया इसमें हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करते हैं इसको बताने के लिए। फिर हमारी कुछ ग्राफ्टिंग मेथड होगा, इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रेसर टेक्निक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो इसको आप जरूर से कर लेना फर्स्ट में। तो इन सब टेक्निक का हम यूज़ करके पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया। फिर 7वां क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखो हमारी बॉडी में लगभग जो है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो उनमें से लगभग 9 से 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। तो सिंपल सा इतना फंडा समझो कि मान लो ये हमारी बॉडी है, अब 2 तरह के हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, एक ऐसे जो हमारी बॉडी बना रही है और एक ऐसे जो हमारी बॉडी नहीं बना रही है। यहाँ पे ले लो, नहीं बना रही है। ठीक है, तो सिंपल जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना रही है वो उनकी हमें जरूरत नहीं है। भाई नॉर्मल समझो, अगर आपके पास मान लो आपके पास ऑप्शन दिए गए, आपको लैपटॉप चाहिए कि मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल आपके पास पहले से है, अब आपको काम लैपटॉप का, तो आप क्या लोगे, आप लैपटॉप लोगे। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी क्या हो गया, आपके लिए जरूरी हो गया लैपटॉप। सेम फंडा यहाँ काम करता है कि जो हमारे एसेंशियल ऑयल हैं, जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी में पहले से बनते हैं, उनकी तो भाई हमको जरूरत नहीं है ना, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। और जो ऐसे हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो उनको हमें जो बाहर से लेना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेंशियल। तो एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और ऐसे जरूरी जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो उनको हम बाहर से लेते हैं, तो वो हमारे लिए एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी में पहले से बनते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो हो गए नॉन एसेंशियल। एग्जांपल जरूर पढ़ लो। तो यहाँ टोटल वैसे हमारे 20 है, मैंने यहाँ कम लिख रखे हैं। तो एसेंशियल में हमारे जैसे आर्गिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन। मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जो आपने पहले से पढ़े होंगे, आपकी नजर में पहले से रहे होंगे, तो आपको इनको याद करने में आसानी होगी। अब जो हमारे यहाँ पर आर्गिनिन है, इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हमारा एसेंशियल में आ जाता है,
कई बार नॉन एसेंशियल में। तो ये हमारा कंडीशनली थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली आप इसको चाहो लिखो या आप इनको अच्छे से कर लेना। हिस्टीडीन आपने सुना है, लाइसिन सुना है, वेलिन सुना है, और जो हमारे नॉन एसेंशियल इसमें हमारे एलेनिन आ गया, फिर एस्पार्गिन, तो यहाँ पे आप पढ़ लो एस्परेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सेरिन हो गया, टायरोसिन। तो ये आप अच्छे से पढ़ लो, ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, तो इनको आप याद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंक्लूड करता हूँ जो आपको याद हो, तो बस आप उनको पढ़ो जो आपको याद हो सकते हो, और उनको आप बड़े आराम से एग्जाम में लिख सकते हो, एक दो बार लिख कर देख लो। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब 8th क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एल्कलॉइड्स एंड राइट द नेम ऑफ इट्स ड्रग। तो यहाँ पर आपको एल्कलॉइड्स के बारे में डिफाइन करना है, उनके जो भी ड्रग्स है उनके बारे में आपको बताना है। तो एल्कलॉइड्स हम देखा जाए तो एक तरह से हमारा नेचुरली प्राप्त कंपाउंड है जो हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं नेचुरली, और अब इसको मतलब बना भी लेते हैं तो हमारा सिंथेटिक हो गया। तो दोनों तरह का एक कंपाउंड है, और ये क्या करता है, इसके अंदर खासियत क्या है कि इसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। अब एक प्रेजेंट होता है, उससे ज्यादा भी हमारे प्रेजेंट होता है किसमें, और इसमें एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसके अंदर हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इस तरह हो गया। बाकी ये इसका जो मेन काम क्या है कि इसके बहुत सारे क्या है फार्माकोलॉजिकल रोल होते हैं, और वो रोल हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में हर तरफ हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका फंडा हो गया। इसलिए एल्कलॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आते हैं। डेफिनेशन हो गया, चाहे हमारा जो सिलेबस है, तो यहाँ पर हम ठोक के कह सकते हैं कि ये एल्कलॉइड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एल्कलॉइड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी हमारे कोई एल्कलॉइड्स आएगा, जैसे यहाँ पे डिजॉक्सिन हो गया या हमारा डिजिटलिस वगैरह होगा, तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। बाकी और यहाँ कुछ एक आध बात लिख लो अगर लिखना हो तो। इसके एग्जांपल मैंने बोला था, तो इसका एक मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, कैफीन। तो आपको पता है ये जो मॉर्फिन है हमारा कितना अच्छा हमारा एनल जैसे की तरह काम करता है, जो इन अगर इमरजेंसी कंडीशन हो वहां पर भी हम इसको मॉर्फिन को लगाएंगे और वहां पर दर्द जो है बंद हो जाता है। तो इस तरह इसका जो यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन थेरापेटिक यूज एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये बस मैंने ऐसे ही बना के पूछा था, देखा था कितने लोग बताते क्या, तो इसका ऑलमोस्ट लोगों ने जो है करेक्ट आंसर दिया था कमेंट्स में। तो थेरापेटिक यूज बेसिकली वही होता है कि ये हमारी बॉडी में किस पर्पज के लिए मतलब बनाए जा रहे हैं, पर्पज क्या है, हमारी बॉडी में इनका क्या काम होगा वो। तो जैसे कोई हमारा सिम्टम हो गया उसको रिलीफ करना, किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करना का हो गया, या कोई रिस्क ऑफ फ्यूचर हो गया, कोई डिसीज का रिस्क हो गया, या किसी चीज को ट्रीट करने वाला, तो वो हमारे थेरापेटिक यूज हो गए। जैसे कोई एनाल्जेसिक की तरह एक्ट हो रहा है, कोई हमारा क्या हो रहा है एंटीपायरेटिक की तरह होगा, कोई फीवर कम करेगा, कोई दर्द कम करेगा, तो ये हमारे उसके हो गए थेरापेटिक यूज। कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें तो उस दवा का हम क्या कर रहे हैं, एज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हैं उसको। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एक लार्ज स्केल में बनेगा, और उनका जो बनाने का पर्पज है वो एक्चुअल में क्या है कि वो उस दवा को बेचना चाहते हैं, यानी कि उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए, उसका यूज लोगों से करवाएंगे, उसको सेल करेंगे, उसको मार्केटिंग करेंगे। तो जब ये सब पर्पज के लिए दवा बनाई जाती है हमारी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल वगैरह में, तो वहां पर उसको हम कमर्शियल एप्लीकेशन बोलते हैं। कमर्शियल का मतलब हो जाएगा एक तरह से इंडस्ट्रियल वाला सीन। तो ये हमारे बेसिकली डिफरेंस है, ऐसे ही मैंने बना दिया था, आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे 4 टर्म आते हैं, स्टेरॉइड्स हो गया, टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, टर्पेनोइड्स हो गए। तो इन चारों को आपको डिफाइन करना, और बायवा से लेके आपका जो फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल पेपर है, हर किसी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफाइन करने के लिए। तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक आपको मैं फायदा बताता हूँ क्या, देखो ये चारों चीजें हैं। अब इसके आपको यहाँ देखोगे तो देखो टेनिन्स के अंदर आपको मिल रहा है कैटेच्यू पिट्यूकार्पिस, और जो हमारा ये हो गया स्टेरॉइड्स हो गया, तो स्टेरॉइड्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये लिक्विकेरेस हो गया। रेजिन्स के अंदर आपको यहाँ पर ये चीजें जाती हैं, और वहां पे टर्पेनोइड्स के अंदर आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो इसके अंदर के जो ड्रग्स हैं उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं 2-4 बातें लिखकर आ सकते हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इनकी क्लास पता होनी चाहिए कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी की कहानी को बड़े आराम से लिख सकते हो। तो पहला हमारा आता है यहाँ पर स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड देखा था, देखो वैसे तो और भी तरह के होते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो इससे बनते हैं, लेकिन प्लांट्स की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि कॉग्नोस की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे नेचुरली प्राप्त होते हैं, हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे। जैसे हमारा कोई फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी के अंदर हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा फल फ्रूट कहते हैं ना, फल फ्रूट ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि इनके अंदर ये स्टेरॉइड्स हमारे भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बाकी देखा जाए तो ये हमारे एसीटेट पाथवे के द्वारा बायोसिंथेसाइज हो जाते हैं। बाकी इनकी हमारे बॉडी में बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो इनके अंदर के ड्रग्स आप पढ़ेंगे आपको सारा कुछ बड़े आराम से समझ आ जाएगा। बाकी देखा जाए एग्जांपल तो हमारे फ्रूट्स में वेजिटेबल ऑयल्स, ये हमारे कुछ क्या है स्टेरॉइड्स हैं, इनके अंदर हमारे क्या है स्टेरॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं, आपको कुछ बातें बना के लिखकर जरूर आनी, ठीक है। यूजेस में आप बता सकते हो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। सेकंड हमारा आता है टेनिन्स के बारे में। तो टेनिन्स हमारा देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, और लेकिन इसके अंदर क्या है नाइट्रोजन
प्रेजेंट नहीं होता, नॉन नाइट्रोजनस है और इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है। बाकी ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के द्वारा क्या होता है, ड्राइव किया जाता है। तो ये कुछ बातें होगी हमारी टेनिन्स की। बाकी क्या होता है कि इसका मेन काम जो मैंने आपको बताया ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कुछ भी ना है, आप ये लिख देना कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये हमारे प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे क्या होते हैं, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं सब डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। बाकी देखा जाए तो ये हमारा जो ट्री हो गया, वार्क वगैरह हो गया या वुड हो गई, लकड़ी, लीव्स, बर्ड, इन सबसे हमें प्राप्त किया जाता है। बाकी इसके मेन एग्जांपल है कैटेचू और पिट्रियोकार्पस। तो मैंने जानबूझकर एग्जांपल जो इसमें है वो मैंने सिलेबस वाले डाले हैं, जैसे यहाँ टेनिन के दिख जाएंगे, जिससे आपको इनके बारे में पता होगा, तो आप इनसे टेनिन के बारे में लिख सकते हो, टेनिन से इनके बारे में लिख सकते हो। तो ऐसे मिला जुलाकर आपको जो है कॉग्नोसी का पेपर देना पड़ेगा। थर्ड हमारा यहाँ पर आता है रेजिन। तो रेजिन्स हमारा एक तरह से सॉलिड भी हो जाता है, सेमी सॉलिड भी हो जाता है, या अमॉर्फस एक तरह से नेचर का है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल तरीके से हमको प्राप्त होता है मोस्टली प्लांट के द्वारा। अब इसका आपने अगर कभी देखा होगा तो मान लो कोई हमारा प्लांट है इस तरह से, वहां पर कभी अगर हम कट लगा देते हैं तो गोंद की तरह थोड़ा सा हमारा इस तरह का सब्सटेंस वहां पर निकल आता है, वही हमारे एक्चुअल में रेजिन्स होते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा एक्सड्यूट्स हो जाता है हमारे प्लांट से, मतलब बाहर आ जाता है, कोई भी चीज वहां कट वगैरह लगती है उसके द्वारा। तो इस तरह हमें ये मिलता है। बाकी बात की जाए तो ये हमें बार्क से मिल जाएगा, जो हमारे ट्रीज होते हैं वहां से। बाकी कई जगह ये हमारा फ्लावर या हर्ब, इन चीजों से भी मिल जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ फिर से वही डाले हैं, बेंजोइन हो गया, गुग्गुल हो गया, तो इससे आपको ये याद करने में आसानी होगी। अब हमारा इसमें लास्ट डेफिनेशन आती है टर्पेनॉइड्स के बारे में। तो टर्पेनॉइड्स को हम आइसोप्रीनॉइड नाम से भी जानते हैं, ये पढ़ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पेनॉइड्स और एल्कलॉइड्स बहुत जगह इसके बारे में सारा कुछ बहुत बार आया है। बाकी देखा जाए तो ये हमारा आइसोप्रीनॉइड्स है, और ये एक लार्ज और डाइवर्स क्लास ऑफ, मतलब डाइवर्स क्लास है, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। और ये हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो हमें प्लांट्स के द्वारा नेचुरल तरीके से मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंडा की इसमें एक आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको बताई है, इस तरह से हमारी होती है। डायग्राम बना के आओगे आपके लिए काफी इफेक्ट होगा। तो ये आइसोप्रीन यूनिट हो गई हमारी, 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारी टर्पेनॉइड्स है वो हमारे आगे मतलब डिवाइड किए जाते हैं, जैसे मोनोटर्पेनॉइड, ट्राइटर्पेनॉइड, इस तरह से। बाकी इसका मेनली काम क्या है कि ये हमारे उसमें फ्रेग्रेंस, ऑर्डर वगैरह को वहाँ पे मतलब क्रिएट करेगा। बाकी ये हमारा क्या है, मेंथॉल और सिट्रल इसके एग्जांपल हो गए। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेंथॉल हमारा क्या है, परफ्यूमरी वगैरह में यूज किया जाता है, तो हमारा टर्पेनॉइड्स भी वहाँ पर यूज किए जाते हैं। एरोमेटिक यहाँ पर आपको आ गया, मतलब ये खुशबू के लिए यूज हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिकली टर्पेनॉइड्स के बारे में हो गए। अब हमारा यहाँ पर 4 क्वेश्चन वो हो गए। अब हमारा 11th क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बायोसोर्स ऑफ कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। तो कैटेचू हमारा बेसिकली क्या है, टेनिन्स के अंदर बिलोंग करता है, और जो हमारा एसाफोइटिडा है वो हमारा रेजिन्स के अंदर बिलोंग करता है। तो ऐसे किसी का भी आपके लिए बायोसोर्स आ सकता है। मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसी का आएगा, आपके लिए किसी का भी आ सकता है। तो जो हमारा कैटेचू है वो बेसिकली हमारे क्या है, अकेसिया की फैमिली से मतलब बिलोंग करता है। ये हमारे 2 तरह के हैं, एक पेल कैटेचू, एक ब्लैक कैटेचू। तो जो पेल कैटेचू है वो हमारा बेसिकली अनकैरिया गैम्बियर नाम की जो हमारी वो होते हैं स्पीसीज, वहां से इसको लिया जाता है, उसकी लीव्स और यंग शूट्स के द्वारा। और जो ब्लैक कैटेचू है वो हमारा बेसिकली कहाँ लिया जाता है, अकेसिया कैटेचू की जो हर्टवुड होती है। ये मैंने आपको जब वीडियो बताई थी, आपको मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने सारा कुछ आपको बताया था, वहां से ये हमारा लिया जाता है। तो हमारी यूनिट सेकंड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये सेकंड। तो ये हमारा है एसाफोइटिडा, तो इसका बायोसोर्स, तो ये बेसिकली हमारा ओलियोगम रेजिन्स होता है। और ये हमारा क्या होता है, हमारे जो रूट फेरुला फोइटिडा एक स्पीसीज है, उसकी रूट और राइजोम्स के द्वारा हमारा निकाला जाता है। राइजोम्स क्या होता है ये मैंने वहां पर आपको बताया था, तो जब आप उस वीडियो को देखोगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके लिए एक चीज आती है, देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेनली डाउट आता है लोगों के मन में कि सर मतलब क्या करें, इतने सारे ड्रग्स हैं, ये सब याद कैसे करेंगे और कॉग्नोसी में, और सबका बायोलॉजिकल सोर्स, ये सारी चीजें मतलब कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल फंडा क्या है कि आपको 3 यूनिट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहली हमारी आती है ये वाली यूनिट फर्स्ट। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमारे 3 पाथवे हैं, और एक हमारी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसमें बेसिकली हमारे जो ट्रेसर टेक्निक है वो है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्यादा रट्टा लगाना पड़ेगा, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और जो हमारी 3 पाथवे में सिग्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको आप थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लो लिख के, तो मतलब ये याद हो जाएगा। ऐसी इसमें छोटी छोटी ज्यादा चीजें नहीं है। तो यूनिट फर्स्ट आपको कंपलसरी आप करके जाओ। उसके बाद यूनिट सेकंड में बहुत सारे ड्रग्स है, इसमें कंफ्यूजन है, आप इसको थोड़ा सा स्किप करो। अभी यूनिट थर्ड की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी यूनिट है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला खेल नहीं है। जैसे आप इसको क्लास वाइज पढ़ो, आपने टर्पेनॉइड्स ले लिया, इसकी 3 क्लास हैं, तो तीनों को आपको 3 चीजें पढ़नी है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। आइसोलेशन में एक मेथड पढ़ना है, बहुत सिंपल
सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन में एक एक दो दो टेस्ट पढ़ने हैं जो आपको याद रहेंगे, आपके अंदर इतना कंफ्यूजन नहीं रहता। आपको कलर याद करना है और किसके साथ रिएक्ट किया वो याद करना है। एनालिसिस में आपकी एस्टिमेशन आती है, तो इसमें बेसिकली आप एक दो में मतलब डिफाइन कर दो टीएलसी मेथड को क्या होता है, उसके बाद आपको बस उनके नाम ही लिखने हैं कि कौन सा स्टेशनरी फेस है, कौन सा इसका मतलब मोबाइल फेस है, कौन सा डिटेक्टिंग एजेंट है, ये सारी बात है। तो ये देखा जाए बेसिकली तो इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट और मतलब एक तरह से सिंपल है, तो आप इसको कर सकते हो। पास होने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में भी थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये भी आपकी थर्ड की तरफ बड़े आराम से हो जाएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो मेन आप एक और करनी है, वो आपकी है यूनिट 5। तो यूनिट 5 तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी इसकी जो हमारी ये टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमारी क्रोमेटोग्राफी, तो ये तो हर बार ये समझ लो पेपर में आनी है, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रो, तो इनको आप कर देना। तो इसमें एक तो ऐसा रट्टा वाला सारा सीन नहीं है, आपको एक बार समझ में आ गई, आप बड़े आराम से कर सकते हो। और छोटी भी यूनिट है हमारी, और एग्जाम में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या 5 या 7 के 2-3 बन जाते हैं। तो ये 3 यूनिट पे आप अपनी मतलब एकदम मजबूत पकड़ कर लो, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, अगर आपके लिए सेकंड यूनिट से कोई भी ऑप्शन आता है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। तो इसलिए इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। यूनिट फर्स्ट में कर लो, उसमें इतना टेंशन नहीं है। यूनिट थर्ड कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं है। यूनिट 5 कर लो, टेंशन है थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आती जरूर है, तो आप इसको बड़े आराम से कर लो। तो ये 3 यूनिट को आप बहुत ही अच्छे अपने मजबूत पकड़ कर लो, पक्का कर लो, आप 100% मतलब बड़े आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ छोटी सी बातें थी। तो यहाँ पर ये आपने बायोसोर्स पढ़ लिया। तो अब हमारी यहाँ पर आती हैं कुछ बेसिक चीजें जो आपको पढ़नी, जैसे राइट कंपोजिशन एंड थेरापेटिक यूज ऑफ ज़ेंटियन एंड ज़ेनर। देखो ज़ेंटियन हमारी ये स्पेलिंग है, तो कहीं भी आपको अगर उल्टी मिले तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो ये हमारा ज़ेंटियन। तो पहले हम समझते हैं ज़ेंटियन के बारे में। तो ज़ेंटियन एक तरह से हमारा क्या है, विटर ग्लाइकोसाइड को अपने अंदर कंटेन करता है, और इसके अंदर जो मेनली हमारी चीज है वो क्या है, ज़ेंटियोपिक्रिन है। ये आपको याद रखना है। बाकी ज़ेंटियन देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक तरह से इरिडोइड्स और टर्पिनोइड्स, इनके अंदर ये हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसमें मेनली हमारा क्या है, ज़ेंटियोपिक्रिन यूज होता है। आप सारी कहानी मत याद करो, आप केवल ड्रग्स के नाम याद रखो। ठीक है, बाकी इसमें देखा जाए तो मेनली हमारा ज़ेंटिन टैनिन का कुछ पार्ट होता है, कुछ हमारे इसमें एल्कलॉइड्स का भी पार्ट होता है, और ये हमारा पैक्टिन हो गया, फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गया। तो ये मेन है। सबसे मेन हमारा कौन सा था, ज़ेंटियोपिक्रोसाइड, जिसको हम ज़ेंटियोपिक्रिन नाम से भी जानते हैं, मेन इंपॉर्टेंट था। थेरापेटिक यूज की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, थोड़ा सा बिटर टॉनिक होता है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइड बिटर मात्रा में प्रेजेंट होता है। बाकी ये हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारा क्या होगा, एपेटाइट इंप्रूव हो जाएगा। एपेटाइट का सिंपल फंडा क्या होता है कि आपको जो भूख लगती है ना, तो उसकी एकदम चाहत होती है कि यार भूख लगाई, एकदम मन करता है, तो वो मन आपका इच्छा बढ़ जाएगी। अब कब बढ़ेगी, गैस्ट्रिक एचसीएल मतलब सीक्रेशन बढ़ेगा, तो आपकी डाइजेशन बढ़ेगी। डाइजेशन जल्दी खाना पच जाएगा, तो वो भूख भी तो जल्दी लगाएगी, तो इसलिए क्या होगा, हमारा एपेटाइट बढ़ जाएगा। बाकी ये हमारा जो है एंथेल्मिंटिक, यानी कि ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा, एंटीसेप्टिक। तो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक, इस तरह से आपको ये समझना है। अब हमारा सेकंड ड्रग आता है बेंजोइन। तो बेंजोइन में हमारा क्या होता है कि ये बेसिकली हमारा बेंजोइक एसिड और सिनामेसिक एसिड, इन दोनों को कंटेन करता है। बाकी ये हमारा यहाँ पैरा कैरमेरल सिनामेट भी है, और ये क्या होता है, तो आप ये दो याद कर लो, आपको ज्यादा नहीं याद करने, बेंजोइक एसिड हो गया और सिन्नामोनिक एसिड हो गया। तो ये दोनों को आप याद कर लो। बाकी यहाँ पर वैसे इनके स्ट्रक्चर भी बने, आप चाहो तो देख सकते हो, वरना दो याद कर लो, बेंजोइक एसिड और सिनामेनिक एसिड। थेरापेटिक यूज की बात करें तो ये एक तरह से इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब हमारा जो हमारे स्प्यूटम वगैरह होती है, बलगम होती है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, वो है। बाकी ये कार्मिनेटिव की तरह भी काम करता है, डायूरेटिक की तरह भी काम होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप कमेंट करके बताओ ये कार्मिनेटिव क्या होता है, अभी तुरंत यहां लिख के बताओ। बाकी ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बाकी ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर ये हेल्प करता है। तो इसी को तो ठीक करना हम क्या बोलते थे, यहाँ पर एंटीथैलेमिक बोलते थे। अब यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा जो फैट्स और खाने वगैरह होते हैं उसकी रेंसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इससे मतलब क्या है कि ये हमारी चीज को खराब होने से क्या करेंगे, बचाने का काम करते हैं, बेंजोइन वगैरह। तो ये इस तरह हो गया। बाकी 13 क्वेश्चन देखते हैं। एनालिस्ट वेरियस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेना। सेना की कुछ स्पीसीज आपको बतानी है, तो इसमें 2-3 नाम लिख दो। सेना एलेक्जेंड्रिया हो गया हमारा, सेना ऑक्सीडेंटियल हो गया, सेना आर्टिमिसियोइड्स हो गया। तो बहुत सारी आप यहाँ पर 2-3 आप लिख दो, जो आपको सस्ती लगे, अच्छी लगे, आप लिख दो यहाँ पे। फिर 14 आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन। तो यहाँ पे आपको रेजिन के केमिकल टेस्ट बताने हैं। तो पहला हमारा यहाँ 2 टेस्ट मैंने लिए, एक बेंजोइन टेस्ट है, एक हमारा फोडोफाइलम टेस्ट है। तो आप पढ़ लो, आपको आगे याद रहेगा। तो बेंजोइन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले अपना लिया बेंजोइन, फिर उसको हमने क्या किया, ईथर के साथ यहाँ पे मिला दिया। अब जब इन दोनों को हम मिलाएंगे
तो वहां पर एक हमारा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट की तरह फॉर्म होगा। तो बस उसी को हमको क्या करना है, उठाना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। तो अगर वहां पर डीप ब्राउन कलर का हमारा फॉर्म होती है वो चीज, तो वो हमारा होगा सुमत्रा बेंजोइन, बेंजोइन के यहाँ एक टाइप्स है। और अगर वहां पर जो है हमारा यहाँ पर डीप पर्पल कलर हमारा फॉर्म होगा तो वो हमारा कहलाएगा CM बेंजोइन। ये दोनों के दोनों हमारे टाइप्स हैं बेंजोइन के, और ये दोनों अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें दो वैसे रेजेंस के अंदर बहुत सारे आते हैं, हमने दो तरह के ले लिया, एक हमने बेंजोइन के लिए ले लिया, एक हमने पोडोफाइलम के लिए ले लिया। तो बेंजोइन का आप समझ गए होंगे, वैसे मैं आपको डिटेल्स में वैसे समझाता, आप ऐसे ही समझ लो कि हमने बेंजोइन लिया, उसमें ईथर मिलाया, उनको मिक्स किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, फिर उसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएगा। तो अगर वहां पर डीप ब्राउन कलर है तो वो सुमत्रा बेंजोइन है, और अगर वहां पर डीप पर्पल कलर है तो वो हमारा क्या है, CM बेंजोइन है। सेकंड हमारा इसमें आता है पोडोफाइलम टेस्ट, जो हमारा पोडोफाइलम के लिए है। तो यहाँ पर हमने ड्रग लिया अपना, उसके हमने अल्कोहल के साथ मतलब मिक्स किया, फिर हमने उसको मैसीरेशन किया। अब मैसीरेशन प्रोसेस आप जानते हैं क्या, कि हमने मान लो ये चीज है, तो यहाँ पर हम कोई भी अपनी चीज डाल देंगे और उसमें अल्कोहल के साथ उसको डिप करते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों चीज आपस में डिजोल्व हो जाएंगे, जो भी हमारा कंटेंट होगा वो अल्कोहल में हमारे क्या हो जाएगा, आकर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ये मैसीरेशन होती है। तो हमने ड्रग और अल्कोहल इनको क्या किया, हमने मैसीरेट कर दिया, उसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसको हमने फिल्टर आउट कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमने उसको स्ट्रॉन्ग कॉपर एसीटेट के साथ हमने ट्रीट किया। और जब ये हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद अगर वहां पर क्या होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चीज हमारी पोडोफाइलम होगी, और ऐसा नहीं होता तो वो चीज हमारी पोडोफाइलम नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ हम जो है RF, आपको अगर याद हो हमने जो थर्ड यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारे TLC मेथड या HPLC, इन सब में हमारी एक RF होती है, यानी कि रिटेंशन फैक्टर, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं किसी भी चीज को। तो ये हमारी दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उनको हम पता लगाते हैं। आप बस यहाँ पे छोड़ो, आप बस इतना कर लो, यहाँ पर ये इनफ है, ये एक्स्ट्रा आप समझ लो। तो अब हमारा आता है 15 क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सेनोसाइड। तो सेनोसाइड के लिए, हाँ ये सेनोसाइड की हमारी जो ये वाली चीज थी, ये हमारे ऊपर लिख गई है, तो इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो सेनोसाइड के लिए हमें जो है एस्टिमेशन टेस्ट पढ़ने की, आखिर हम उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे बेसिकली दो मेथड थे, एक हमारा है HPLC मेथड, एक हमारा होगा HPTLC मेथड। तो इसका एक जो पहला मेथड था TLC वाला, वो मैंने आपको थर्ड यूनिट के फर्स्ट जो पार्ट है वहां पे मैंने आपको डिटेल्स में अच्छे से समझाया। आप पहला वाला जो ड्रग है मेंथोल वाला, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब जो हमारे आने वाले आगे ड्रग होंगे वहां पर हमारे जो ड्रग्स आएंगे उसमें हम HPLC और HPTLC दोनों मेथड को आपको आगे समझा देंगे। बस आप एक बार मेथड समझ लेंगे, फिर बस आपको ये कहानी याद रखनी है कि कौन सा फेस कैसा है, कौन सा फेस क्या है, तो वो बस आप यहाँ पर याद कर लो। और इसमें जो हमारी RF वैल्यू होगी वो हमारी सेनोसाइड दो तरह के होंगे, सेनोसाइड A के लिए 0.52 और सेनोसाइड B के लिए 0.32 होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो HPLC मेथड है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेस हमारा ये रहेगा, मोबाइल फेस हमारा रहेगा 1% एसिटिक एसिड इन वाटर और एसिड नाइट्राइल। तो ये सारी चीजें ना आप बस यहाँ पर देख लो, और जब मैं आपको लॉन्ग में जब मैं कराऊंगा आपको सॉल्यूशन थर्ड यूनिट में आगे, तो वहां पर जो हमारी ये चीजें आएंगी सेनोसाइड वगैरह वाली, या आपको ये आगे भी हम कराने वाले जो यूनिट 4 था वहां पर, तो उन सब में इसको मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर ये कहानी याद रख लो, इतना आपके लिए इनफ है। 16 क्वेश्चन हमारा आता है एनालिस्ट जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स के लिए आपको कुछ केमिकल टेस्ट एनालिस्ट करने, मतलब आपको केवल बताने हैं। तो जैसे हमारा इसमें होता है लीवरमैन वर्चर्स टेस्ट होता है, सॉल्वॉस्की टेस्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है सल्फर पाउडर टेस्ट, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट, टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट और जिमरमैन टेस्ट। तो ये हमारे कुछ टेस्ट के नाम है, इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये बस हमारे टेस्ट के नाम है। अब आपको वैसे डिफाइन नहीं करने, आपको एनालिस्ट करने थे, मैंने यहाँ दो कर दिए जिससे आपको चीज़ अच्छी समझ आई। तो लीवरमैन वर्चर टेस्ट में क्या होता है कि हमने अपना ड्रग लिया और उसको हमने एसीटेट एनहाइड्राइड के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। फिर हमने वहां पर क्या किया, अपना सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, और जैसे ही हम ये ऐड करते हैं वहां पर दो लेयर हमारी फॉर्म हो जाएंगी। तो अब इन्हीं लेयर के बेस पे हम जो है इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो हमारी ग्रीन कलर की है, तो ये प्रेजेंट करेगी हमारे कि इसमें क्या है, स्टेरॉइड्स प्रेजेंट है। और जो हमारी लोअर वाली लेयर है अगर वो हमारी रेड कलर की है तो वो हमारी शो करती है कि यहाँ पर क्या हमारे टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा टर्पेनॉइड्स के टेस्ट ऐसे हो गया कि हमने क्या किया, अपना ड्रग लिया, उसको एसिटिक एनाइड के साथ मिक्स किया, फिर उसमें हमने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मिलाया, और उसके बाद हमारी कुछ लेयर फॉर्म होगी। तो उस लेयर को बस हमें चेक करना है, ऊपर वाली लेयर अगर हमारी ग्रीन कलर तो वो स्टेरॉइड्स है, और नीचे वाली लेयर हमारी रेड कलर की तो वो क्या है, हमारे टर्पेनॉइड्स है। यही हमारा सेम ऐसा ही है सेल-वॉस्की टेस्ट। तो इसमें हम ड्रग लेंगे और इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पहले एसिटिक एनाइड मिलाया, यहाँ सिर्फ हमने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर ऊपर वाली लेयर हमारी क्या है, रेड इन कलर है तो वो स्टेरॉइड्स है, और अगर येलो कलर के हैं तो हमारे क्या होंगे, टर्पेनॉइड्स होंगे। तो इस तरह हम इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन आता है राइट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। तो यहाँ कैफीन के बारे में आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताने हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक हमारा आता है म्यूरेक्साइड टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर
परसेलन डिश लेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, अपने कैफीन के कुछ क्रिस्टल्स को वहां पर रख लेंगे। अब वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम 4 से 5 ml नाइट्रिक ऑक्साइड को उसके साथ मिक्स करेंगे, नाइट्रिक एसिड को, सॉरी HNO3 को, और वहां पर फिर हम नाइट्रिक एसिड जो हमारा सॉल्यूशन मिला है उसके बाद क्या होगा, वहां पर थोड़ी सी फ्यूम्स उठनी पड़ेंगी। यानी कि मान लो यहाँ पे आपने मिलाया तो हल्की हल्की इस तरह से आपको हल्की सी फ्यूम दिखेगी, बहुत हल्की सी, और जब वो फ्यूम हमारी स्टॉप हो जाएगी, देखना थोड़ी देर देखेगी, डालते ही मिक्स होगा। जब वो इतना देखना उसमें हम क्या जोड़ देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे, यानी कि NH4OH, और जैसे ही हम जोड़ देते हैं हमारा जो पर्पल कलर वहां पे फॉर्म होगा। तो अगर वहां पर पर्पल कलर फॉर्म हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारी क्या है, कैफीन है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वहां कैफीन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारे कैफीन के लिए। ठीक है, बाकी इसकी कुछ बातें भी आप पढ़ लेना, कैफीन क्या होता है, कैसे होता है। हमारा बेसिकली एल्कलॉइड्स होता है, हमारे चाय में होता है और चाय कॉफी में होता है, हमारी CNS की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, नींद वगैरह उचक जाती है, खुट जाती है। अब हमारा यहाँ पर आता है 18 क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन एंड क्विनिन। तो ये हमारे बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो इसको मैं क्या करूंगा, जब यूनिट 3 आपको बताऊंगा तो वहां पर जो हमारे एट्रोपिन क्विनिन है इन दोनों की ही आइसोलेशन में आपको वहां पर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम स्कीप करते हैं, आपको लॉन्ग में वो चीज वहां पर मिल जाएगी, और देखना जरूर है क्योंकि 3rd यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है राइट द एस्टिमेशन ऑफ फोर्थ कॉलिन। तो ये जो हमारा फोर्थ कॉलिन है इसकी हमको क्या बतानी है, एस्टिमेशन बतानी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। तो इसको हम एक तो TLC मेथड के द्वारा एस्टिमेट कर सकते हैं, साथ में हम इसको HPTLC मेथड के द्वारा एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूं। तो जो TLC मेथड है इसको तो मैंने आपको बताया 3rd यूनिट में, मैंने इसको किया, अच्छे से समझ लेना। तो बस हमको ये समझना है कि इसका जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा सिलिका जेल वाला होगा, मोबाइल फेज हमारा टोलिन और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर होगा, जिसमें टोलिन हमारा 8.5 होगा और इथाइल एसीटेट हमारा 1.5 होगा। तो ये हमारा हो गया। बाकी इसमें एक डिटेक्टिंग एजेंट और आता है, तो इसमें हम 5% बेनिलीन का यूज करेंगे। जैसे मेंथॉल में हमने 1% बेनिलीन यूज की थी, यहाँ 5% बेनिलीन का यूज करेंगे ग्लाइसिल एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो वहां पर देखा जाएगा। तो और यहाँ पर एक 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, ये भी हम इसमें मिलाते हैं। तो ये पूरा मिक्सचर हमारा क्या होगा, विजुअलाइजिंग एजेंट, यानी कि एक तरह से डिटेक्टिंग एजेंट की तरह हमें काम करेगा। तो ये सारी चीजें ले ली। सैंपल हमारे यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ कॉलिन होगा। स्टैंडर्ड सैंपल हमारा क्या होगा, फोर्थ कॉलिन का जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होगी वो। और इन सबको करने के बाद हम अपनी सिलिका जेल की ये लेयर लेंगे और उसमें जो हमने मेथड आपको बताया था वो मेथड करेंगे। एक टेस्ट का स्पॉट लगाएंगे, एक स्टैंडर्ड का स्पॉट लगाएंगे, फिर इसको हम इल्यूट करेंगे बाद में अपने इस मोबाइल फेस के साथ में। फिर यहाँ पर हम इसमें चेक करते हैं कितना क्या है, फिर हमारी जो RF वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इस तरह हमारी एस्टिमेशन होती है सारी की सारी। मैं आगे मतलब आप यूनिट 3 देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। बाकी यूनिट 4 में भी हम इसको देखेंगे। तो अब 20 क्वेश्चन आता है, राइट द यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो ये पोडोफाइलोटॉक्सिन है, इसका हमें यूज बताना है, यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे है। तो ये बेसिकली हमारे रेजेंस होते हैं और ये हमारे क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। बाकी ये पर्जेटिव की तरह मतलब काम करते हैं, स्लो एक्टिंग। बाकी ये वेनेरियल यानी कि कोई सेक्सुअल डिजायर की कोई डिसीज होती है तो वहां पर इसको हटाने का काम करते हैं। बाकी ये एमेटिक की तरह भी काम करते हैं, एज एमेटिक एजेंट्स की तरह काम करते हैं। 21 आता है, राइट एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सोल। तो टेक्सोल का यहाँ पर एस्टिमेशन बताना है, यूटिलाइजेशन। तो एस्टिमेशन तो हम यहाँ पर HPTLC मेथड के द्वारा करेंगे। तो ये बातें आप समझ लो। मोबाइल फेस हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म मेंथोल का मिक्सचर 7/1 के रेशियो से। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल हो गया। TLC मेथड में हमारे यूज विजुअलाइजिंग एजेंट्स हमारा वेनिलिन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा मतलब मेन चीजें हो गई। इसके द्वारा आप आगे कर सकते हो, बाद में आप RF वैल्यू को मिक्स करो, आपका हो जाएगा सारा। यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ ये हमारा ओवरियन, लंग्स, ब्लैडर, ईसोटॉप, इन सभी टाइप के कैंसरों को ट्रीट करने में हमारा हेल्प करता है। कौन, टेक्सोल। नाम से समझ रहा है, टैक्स मतलब कुछ वैसा आ रहा है कैंसर। बाकी ये हमारा एंटी प्रोलिफेरेटिव एजेंट्स की तरह भी हमारा काम करता है। तो आप कमेंट्स में लिख के बताओ ये हमारा एंटी प्रोलिफेरेटिव एजेंट्स क्या होते हैं। अब हमारा 22 आता है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन। तो ये आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है। तो एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमारा टिश्यू वगैरह है, मान लो ये हमारा कोई प्लांट्स है, तो इसके अंदर का जो हमारा मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड होगा उसको हम इससे बाहर निकालते हैं। तो इससे जो हम बाहर निकालते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिकली समझ गए, यहाँ डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें हम होता क्या है, देखो, तो जहां पे हमने जैसे मान लो इसके अंदर से हमने एक्टिव मेडिसिनल प्लांट निकाले जो हमारा काम की चीज थी, तो जो बचा हुआ पार्ट था वो हमारा कहलाता है मार्क, और जिस सॉल्वेंट का यूज करके हम इसको निकालते हैं वो हमारा कहलाता है मेनस्ट्रेम, और जो हमारा सब्सटेंस निकला उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, और जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो ये 3-4 बातें थी जो आपको यहाँ समझनी थी, ये हमारा पूरा एक्सट्रैक्शन वाला। 23 हमारा आता है, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ 2 मेथड है, एक इन्फ्यूजन हो गया, एक हमारा मैसेरेशन हो गया। तो इनके बारे में आपको बताना है। तो इन्फ्यूजन में हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी प्लांट मटेरियल वगैरह कुछ भी हो गया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ठंडे पानी में, यानी कि कोल्ड या नॉर्मल हमने सादा पानी ले लिया और ऐसे जार वगैरह में हम उसको इस तरह से डुबो के रख देंगे। ठीक है, कुछ देर रखा रहेगा, उसके बाद मान लो रात तक आपने रखा दिया, सुबह तक या मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता है, हर एक ड्रग के लिए अलग अलग टाइम होता है।
फिर वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर भी वहां पर डाल देते हैं, इससे उसका एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा निकले, और 15 मिनट तक वेट करते हैं। अब क्या होगा, कुछ देर बाद जो हमारा प्लांट्स होगा कुछ भी, उसका क्या होगा, कलर हमारा पानी में आ जाएगा, और पानी में हमारा कुछ कलर चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा वाटर होगा ना, तो वाटर में एक्चुअल में हमको वो एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और उस पानी का हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो कहते हैं किशमिश का पानी निकाल के पियो, किशमिश का पानी आपको हेल्प करेगा। या और भी जगह आपने पानी देखा होगा जिसका लोग यूज करते हैं बहुत जगह। तो ये हमारा कुछ इस तरह का सीन है। सेकंड हमारा आता है मैसीरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर ये फंडा किया था, तो यहाँ पर हमने पानी लिया था, लेकिन जो मैसीरेशन है यहाँ पर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेते हैं, या कोई एल्कोहल लेते हैं, जैसे मिथेनॉल हो गया या क्लोरोफॉर्म, इस तरह मतलब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लेते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, वहां पर उसको डुबो के रख देंगे कुछ टाइम के लिए, या कुछ कभी कभी लंबे टाइम के लिए, और जो सारा मटेरियल होगा वो उसमें डिजोल्व होकर हमारे उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में निकल जाता है। देन हम बाद में उसको फिल्टर वगैरह कर देते हैं और उसका यूज करते हैं। तो इस तरह हमारी ये चीज काम आती है। ठीक है, डिटेल्स में आपको समझना होगा तो शायद 15 में अभी कराई नहीं है, वो हम आपको करा देंगे। फिर 24 आता है डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक तरह से देखा जाए तो मान लो ये हमारा कोई मतलब एक बीकर या कुछ भी चीज है, यहाँ पर हमारे एक हमारे ये मतलब कैथोड एनोड दो चीजें हमारी लगी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं, जो हमारे यहाँ के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे मूव करेंगे, कुछ हमारे यहाँ अटैच होंगे, कुछ हमारे यहाँ अटैच होंगे। तो ये पूरा फंडा जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या हो रहा है कि हमारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। कुछ हमारे एनोड पे चिपकेंगे, कुछ हमारे कैथोड पे चिपकेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। 25 आता है डिफाइन एमएई यानी कि माइक्रोवेव असिस्टेंस एक्सट्रैक्शन। तो देखो जो हमारी कुछ मैंने प्रोसेस जैसे आपको बताई, इन्फ्यूजन और मैसीरेशन, ये सब हमारी कुछ कन्वेंशनल प्रोसेस है, यानी कि जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और हर घर में मोस्टली यूज होती है। लेकिन अब जो हमारी ये एमएई है यानी कि माइक्रोवेव असिस्टेंस एक्सट्रैक्शन, ये हमारी लेटेस्ट टेक्निक है, और ये आपको टॉपिक भी दिया गया है लेटेस्ट टेक्निक क्या बतानी है। तो ये वही सारी हमारी प्रोसेस है। तो अब इसमें होता क्या, बेसिकली समझो ये हमारा जो ओवन होता है ना, माइक्रोवेव उसी की तरह होता है। तो वहां पर हमने मान लो ये सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया, तो अब यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये गर्म होगा, और जब ये पूरा हमारा गर्म होता है तो यहाँ पर एक वेपर मतलब हाई वेपर प्रेशर एक तरह से जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर पूरा का पूरा एवापोरेट हो जाता है। तो जो प्रेशर हो गया, गर्मी हो गई, हीट हो गई, उन सबके द्वारा क्या होगा, जो इसके अंदर का प्लांट होगा वो एक तरह से हमारा क्या होगा, उसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा, एक तरह से वहां पर सारा ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो एक्सट्रैक्शन है वो हमारा इस पूरे के पूरे कंटेंट में आ जाता है। तो ये हमारा होता है एमएई यानी कि माइक्रोवेव असिस्टेंस एक्सट्रैक्शन। 26 हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। तो यहाँ पर हमने जो वहां पे छोड़ी थी, अब यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा फ्लेवरिंग को इन्हांस करने के काम आता है। बाकी देखा जाए तो इसके बहुत सारे रोल होते हैं फूड इंडस्ट्री वगैरह में, फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सी दवाइयों वगैरह में भी हमारा जो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी देखा जाए तो हमारे बहुत से ऐसे कंपाउंड्स है आगे की जो हमारी पाथवे साइकिल है वहां पर इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा अमीनो एसिड्स है यहाँ पर। और देखा जाए तो अमीनो एसिड हमारा एक क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट की ग्रोथ वगैरह में भी हेल्प करता है। बाकी इसके द्वारा हमारे बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बातें हो गई। बाकी इसको जो है बहुत जगह पे पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, मतलब ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर के लिए कोई मतलब होना हो तो पेशेंट को हमारे इन चीजों के दिए जाते हैं, इन्फ्यूजन फ्लूइड्स वगैरह हमारा चढ़ाया जाता है। 27 आता है हमारा व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता होगा, मतलब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज को। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, यहाँ भी मिल जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटिक, ये सब किसमें, आइसोलेशन में, प्योरिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ आ गई कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारी क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में यूज की जाती है। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी क्या है, वो मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उस चीज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली फंडा देखा जाए तो आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, यानी कि यहाँ पर जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, अपनी इंफ्रारेड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके द्वारा हम चीजों को जो है पता लगाते हैं। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। बाकी ये कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे, आप चाहो तो इनको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। रेंज वगैरह ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसका बेसिकली फंडा यही हमारा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में काम आता है, जो भी हमारे मेनली ड्रग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, रॉ मटेरियल में कौन से एक्सिपिएंट पड़े, ये सारी चीजों के लिए। अब हमारा आता है 28 थेरापेटिक यूज ऑफ आर्टिमिसिन। तो जो आर्टिमिसिन हो गया या इसके जो भी आर्टिमिसिनिन हो गया या इसके जो भी ड्रग्स हो गए, मोस्टली हमारे मलेरिया को ट्रीट करने में काम आते हैं। तो बेसिकली ये एक चाइनीज जो हमारा हर्ब होता है उसके द्वारा हमारे ये निकाले जाते हैं, और इसका मेनली काम हमारा एंटी मलेरियल की तरह होता है, जो हमारा सिंचोना वार्क वगैरह का होता है वैसा ही होता है। बाकी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बाकी इसमें ऐसी भी होती है हमारी स्ट्रेस वगैरह को रेगुलेट कर सकता है, मतलब कम भी ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी ये इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरह बेसिकली ये हमारा जो है काम आता है। 29 हमारा आता है व्हाट आर फिनाइल प्रोपेनॉइड्स।
तो जो हमारा फिनाइल प्रोपेनॉइड्स होता है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मतलब प्रॉपर्टीज होती है, एरोमेटिक एसिड होता है, इसमें हमारा 3 कार्बन की एक टेल मतलब पीछे पूछ की तरह प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, बाकी ये हमारा बेसिकली क्या है, प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, जो हमारे अमीनो एसिड्स हो गए या फिनाइल एलानिन हो गए या टायरोसिन हो गया, इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा बेसिकली फंडा, यहाँ पर आप अगर इसका स्ट्रक्चर बना दोगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। बाकी इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे जो प्लांट्स वगैरह उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी यूवी लाइट्स वगैरह से, या बाकी की और भी जो हमारे पैथोजेंस वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है वाटर वोलेटाइल ऑयल, जो काफ़ी बार हमारा पूछा गया एग्जाम वगैरह में, बहुत बार इसको मतलब पूछा गया है। तो जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं इसको हम एसेंशियल ऑयल नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऑर्डर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे मेन इनकी खासियत क्या होती है कि ये हमारे एवापोरेट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी इनको एटमॉस्फेयर में या फिर रूम मतलब नॉर्मली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या हो जाते हैं, हमारे एवापोरेट होने लगते हैं। तो इनको हम इथेरियल ऑयल नाम से भी जानते हैं। बाकी इनका क्या होता है, ये हमारे मतलब मेनली हमारे जो प्लांट्स वगैरह उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हमारे सिक्रीशन डक्ट के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। बाकी इनका देखा जाए तो जैसे खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग वगैरह, तो इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम्पल जैसे मेंथा ऑयल हो गया, क्लोव हो गया, तो क्लोव और ये सब आप लौंग होते हैं, क्लोव लौंग, तो लौंग का तेल आपने देखा हो ना दांतों के दर्द में, यानी कि इस तरह से बहुत सारे इनके जो है यूज़ होते हैं हमारे। 31 हमारा आता है हाउ कैन यू आइसोलेट वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट। तो यहाँ पे है कि प्लांट के द्वारा वोलेटाइल ऑयल को कैसे निकालोगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। बेसिकली हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है बेसिकली कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक मतलब पूरा कोई भी जार वगैरह ले लिया, उसमें हमने क्या किया, अपने जो वोलेटाइल ऑयल के प्लांट्स थे वहाँ पे हमने डाल दिया, थोड़ा बहुत वाटर वगैरह डाल दिया, फिर हमारा एक ये कंटेनर होगा, इसमें हमने पानी भरा, जब इसको गर्म करेंगे तो इससे हमारा स्टीम निकलेगा। तो वो स्टीम हमारा क्या होगा, इसके ऊपर जाके टकराएगा, इससे क्या होगा, इसके अंदर की जो चीज़ें होंगी वो हमारी एवापोरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोलेटाइल ऑयल होगा वो हमारा ऑयल में कन्वर्ट होकर ऊपर उड़ेगा, साथ में हमारा क्या होगा, वाटर भी होगा, यानी कि वेपर की कंडीशन में। फिर इन दोनों को हम कंडेंसर के द्वारा पानी में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में, और यहाँ पर हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, तो ऑयल हमारा ऊपर रह जाएगा और लिक्विड हमारा नीचे रह जाएगा, वाटर वाला पार्ट। तो वाटर को अलग निकाल लेंगे, ऑयल को अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा ये मेथड काम आता है। यहाँ छोटे में मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो ये बेसिकली हमारा था कि आखिर हम कैसे आइसोलेट करेंगे अपने वोलेटाइल ऑयल को। 32 हमारा आता है गिव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर NH ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, ये भी हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पर NH नीचे कर दिया, और ये चीज़ है इसको हमने अंदर दिखा दिया, CH2 तो दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर सही है, और ये हमारे क्या है, ट्रोपोइन एल्कलॉइड्स हो गया। 33 आता है गिव द यूज एंड 2 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सोल। तो टेक्सोल के यहाँ पर हमको यूज बताने हैं और प्रोड्यूसर बताने की किसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो टेक्सोल के यूज तो हम पहले भी देख सकते थे कि ये हमारा क्या है, ओवरियन, ब्रेस्ट, लंग्स, इन सब कैंसर में यूज करते हैं। बाकी ये एड्स वगैरह की कंडीशन में भी थोड़ा बहुत क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोड्यूसर की बात करें तो मोस्टली हमारा क्या होता है, पैसिफिक यू ट्री होता है, YEW यू ट्री होता है, उससे क्या करते हैं, इसको आइसोलेट किया जाता है, जिसको हम टेक्सक ब्रेफिफोलिया नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका मेनली क्या हो गया, हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया। 34 क्वेश्चन जानते हैं, व्हाट आर टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाइड होंगे। तो टर्पेनॉइड्स की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं कि टर्पेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, ये आप पढ़ लेना। डाइवर्स ऑर्गेनिक नेचर कंपाउंड होते हैं, आइसोप्रीन की यूनिट कंटेन करते हैं, और ये सारी चीजें हो गई। अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो देखो, एक हमारी आइसोप्रीन की जो हमारी यूनिट थी वो हमारी 5 कार्बन को कंटेन कर रही थी, तो इन्हीं के द्वारा मिलकर हमारे ये बन रही। तो अगर ये एक यूनिट मिल रही हो तो हमारे ये हेमीटर्पेन्स हो गए। अगर इसमें ऐसी एक और जुड़ जाए हमारी यहाँ पर, और ये बॉन्ड वगैरह बिगड़ जाएंगे, तो ये हमारे हो गए मोनोटर्पेनॉइड। अब ये 2 हो गई। फिर इसी में हम क्या करेंगे, एक एक आइसोप्रीन की यूनिट बढ़ाते जाओ, और यहाँ पर आप ये नाम देखते जाओ, सस्क्यूटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, टेट्राटर्पेनॉइड, ट्राइटर्पेनॉइड। तो आज आप एक याद कर लो, मोनो वाला। तो मोनो में हमारे होते हैं 2 आइसोप्रीन, यानी कि हमारे होते हैं कार्बन 10 होते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ो, सस में हमारे 3 आ जाते हैं, कार्बन हो जाएंगे 15, और डाई मतलब डाई टर्पेनॉइड्स हो गया। तो ये मोनो को हम टर्पेनॉइड नाम से भी जानते हैं, तो बस टर्पेनॉइड्स का डबल कर दो, यानी कि 2 का कर दो 4। तो 4 कार्बन मतलब क्या हो गया, 4 मतलब हो गया मतलब 20 हो गए। इस तरह आप इनको बना के ही लिख सकते हो। अब हमारा आता है 35 क्वेश्चन, डिस्कस द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्यों इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो बायो जो हमारी बायोसिंथेटिक, ये थे जो हमारी बायोजेनेटिक जो स्टडी थी, इसको पता करने के लिए, यानी कि कोई प्लांट्स हमारा कैसे बन रहा है, उसके अंदर साइकिल कैसे चल रही है, कोई प्राइमरी चीज हमारी कैसे बन रही है, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सारी चीजें हमारी कैसे बन रही है, इन सबको पता करने के लिए हम क्या करते थे, हम अपने इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज कर रहे थे। तो बस यही बेसिकली क्या है, इसका यूज है। बाकी इसके अंदर कुछ हमारी वो थी टेक्निक जो हमारी यहाँ पर दिख जाएंगी, आइसोलेट हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, म्यूटेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेसर टेक्निक थी, जिसको मैंने डिटेल्स में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी चीजें हो गई। बाकी ये हमारा क्या होता है, देखो हमारी वही
बायोसिंथेसिस हमारे किसी भी कंपाउंड की कैसे हो रही है उस चीज को पता करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये सब चीजें हम पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आता होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारा कुछ बस यही है, PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। सारा कुछ कमेंट करके बताओ, शेयर करो, बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।